जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोगों को आपको पता होगा कि पटवार की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आपके, यानी कि पटवार में 85% लाने के लिए आपके 85 टेस्ट लेकर आ रहे हैं। और ये आपके टेस्ट आपको पता होगा कि कंटिन्यू चल रहे हैं। और इसमें आज हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो टेस्ट नंबर 8 का कर रहे हैं। और जिसमें आपने जो घर बैठ करके आप बहुत से ऐसे लोग हो जो कि आप घर बैठ करके भी देते हो, कुछ यहाँ पर हमारे ऑफलाइन भी देने आते हैं, उन सब के लिए है। आप इनका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे आज हम। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, परमौषधि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रश्न क्या है? परमौषधि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यहां पर आपको दो मात्रा दिखाई दे रही होगी, यानी कि मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि दो मात्रा यानी कि संधि कौन सी है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो, परमो तो होने से रहा, ओ प्लस ओ, तो ए प्लस ओ मिलेगा तो ओ बनेगा, यानी दो मात्रा नहीं बनेगी, गुण संधि होगी, तो ये भी गलत और ये वैसे ही गलत है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पांच है जिसके आनन, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। ध्यान से देखना, इनके बीच में यहां पर यानी दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान का मतलब है कि दोनों ही शब्द है वो बराबर महत्व रखते हो। तो दाल और रोटी, जो शब्द और से जुड़ा हो, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, समास कौन सा होगा? द्वंद्वी समास। पंचानन, पहला पद संख्यावाची हो और समूह की भावना हो तब तो द्विगु समास, और यदि कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो तब बहुवीरी समास। यहां पे आया है पंचानन, पांच है जिसके आनन, यानी तीसरे अर्थ के लिए आया है, जिसके पांच मुख है उसके लिए आता है पंचानन। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय कभी नहीं होगा, क्योंकि पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तक का, आलय आलय यानी घर। तो यहां पर है तत्पुरुष समास है और इसका जो समास विग्रह है वो कभी और नहीं होगा। पंचानन में बहुवीरी समास है और सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, जहां पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवगुण, लाचार, कपूत और लड़ाकू। अवगुण यानी उपसर्ग का प्रयोग, तो यहां पर आपको पता होगा अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि आपको पता होगा हिंदी का उपसर्ग है। लाचार, कपूत में भी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि हिंदी का उपसर्ग है। लाचार में ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि विदेशी उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? विदेशी। लेकिन लड़ाकू शब्द में मैं आपको बता दूं कि लड़ना क्रिया है और इस क्रिया में आकू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि उपसर्ग का। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, यानी लड़ाकू। नेक्स्ट, किस शब्द युग में सही अर्थ भेद है? अम्बुद, अंबुज। आपको यहां पर एक ट्रिक बता देती हूं कि इस दे का मतलब होता है देने वाला और इस जे का मतलब होता है जन्म लेना। अब अम्बु यहां पर अर्थ है पानी का। किसका अर्थ है? पानी का। पानी का पर्यायवाची भी है, यानी एक प्रश्न के साथ आप 4 से 5 प्रश्न हल करते हुए चलो। अम्बुद यानी पानी को देने वाला, अंबुज यानी कि पानी में जन्म लेने वाला। तो पानी को देता कौन है? बादल। इसका मतलब ऑब्वियसली है कि अम्बुद यानी बादल होगा, और पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। तो अंबुज यानी कमल होगा, यानी ये तो नहीं है। यहां पर हमें सही पूछा है, ध्यान से देखना, तो ये तो उल्टा हो रहा है। अक्ष और यक्ष, अक्ष का मतलब होता है दूरी और यक्ष होता है एक देव योनि, यानी हम उसे देवदूत भी बोल सकते हैं, यानी ये भी उल्टा है, यहां पर ये भी नहीं होगा। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। वैसे अनुराग और विराग आपस में विलोम भी है, अपोजिट भी है, और विराग का मतलब होता है विरक्त, यानी ये भी उल्टा होना चाहिए था। प्रेम अनुराग का है और विराग का विरक्त है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे अशक्त और अशक्त सिर्फ एक शे का परिवर्तन है, लेकिन अर्थ में बहुत परिवर्तन है। यानी अशक्त का मतलब बिल्कुल सही है, निर्बल यानी शक्तिहीन व्यक्ति।
ए हमेशा उपसर्ग रहित के अर्थ में लगता है और अशक्त, इस शक्त का मतलब होता है उदासीन। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर डी। नेक्स्ट, वक्र का पर्याय है। तो पहले पर्याय जानने से पहले उसका अर्थ देखो। अर्थ यहाँ पर वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। अंकिचन, निशंग, बंकिम, रुख। अंकिचन यानी कि दरिद्रता का पर्याय है। निशंग यहाँ पर तरकश का पर्याय है, आपको बता दूं, जिसे हम लोग तुणीर भी कहते हैं। रुख, रुख यहाँ पर किसका है? देखो, एक होता है रुख और एक होता है रूख। ये यहाँ पर रूख है जो पेड़ का है, और एक रूख का मतलब रूखा सूखा भी होता है, ठीक है, दरदरा भी होता है। यहाँ पे वक्र का पर्याय पूछा है तो बंकिम होगा, यानी इसका अर्थ होता है टेढ़ा। और यदि इसका आपको अपोजिट पूछे यानी कि विलोम पूछे तो इसका विलोम होगा रिजु, और रिजु का अर्थ होता है सीधा। क्लियर? नेक्स्ट, यह आपकी समस्या है, मुझे इससे क्या लेना देना, रेखांकित पद का विलोम बताइए। यानी कि समस्या के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और आपको पूछा है कि इसका विलोम आपको बताना है। तो समाधान, निदान, उत्तर और हल, अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये होते हैं सही प्रश्न, यानी कि सरल दिख रहा है, लेकिन आप नोट करोगे तो चारों ही अर्थ के आधार पर तो चारों ही होने चाहिए, लेकिन आपको पता है कि विलोम अर्थ के आधार पर नहीं किए जाते, शब्द के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। यहां पर समस्या का होगा समाधान, प्रश्न का होगा उत्तर। ठीक है? नेक्स्ट, सदृश्य शब्द में अशुद्धि है। यदि आप प्रश्न को ध्यान से देख पा रहे हो तो पीछे ये प्रत्यय भी लगा है, लेकिन आगे से उपसर्ग भी लगा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रत्यय की अशुद्धि या उपसर्ग की भी हो सकती है। संधि और समास ऑप्शन तो यहाँ पर कट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मूल शब्द होता है, धातु होती है दृश्य, ठीक है, और जो शब्द होता है वो होता है शेदृश। शेदृश, याद रखना, इस शेदृश में जब भी ये प्रत्यय जुड़ता है, ये प्रत्यय की खासियत है, जिस भी शब्द में जुड़ेगा आगे के वर्ण को दीर्घ करेगा और पीछे के वर्ण को छोटा कर देगा, यानी लघु करेगा। यानी आगे के वर्ण को दीर्घ करेगा तो सा बन जाएगा, यहाँ पर द्रे हो जाएगा, पीछे के वर्ण को छोटा करेगा तो आधा शे बनेगा और ये जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर पीछे तो ये प्रत्यय सही काम किया, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि से उपसर्ग भी है, तो इसमें उपसर्ग की अशुद्धि भी है, लेकिन प्रत्यय का नियम सही नहीं लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर प्रत्यय की अशुद्धि ज्यादा सही होना चाहिए। बाकी आपके जो आंसर शीट है उसमें ए जरूर दे रखा है, लेकिन याद रखना कि अगर दे रखा है तो यहाँ पर गलत हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपको पता है से भी उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे इसको सही करने के लिए नियम प्रत्यय का भी लग रहा है, क्योंकि ये का नियम है कि आगे का वर्ण दीर्घ होगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बर्फ लाओ वे सबसे सुंदरतम कमीज है, ठंडा बर्फ लाओ शायद वह जरूर जाएगा। आपको बता देती हूं, शुद्ध पूछा है। पहले तो प्रश्न का फॉर्मेट ध्यान से देखो, यहां शायद लगा है, यानी कि परहैप्स जिसे आप बोलते हो, पीछे जाएगा और वो भी इसके आगे जरूर लगा है, यानी कि आप आगे के शब्द से पता चल रहा है कि आप किसी चीज में 100% श्योर नहीं हो, और पीछे आप बात कर रहे हो कि नहीं मैं 100% श्योर हूं। यानी आप या तो ये करो कि शायद वह आएगा, यानी शायद वह आएगा, या फिर आप ये करो कि वह जरूर आएगा। यानी दो अपोजिट शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। तो यहां पर शायद के साथ कभी भी जरूर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां पर जो गलत होगा वो ये होगा। यानी यहां पर या तो आप शायद वह जाएगा ये करो शुद्ध होगा, या फिर वह जरूर जाएगा ये करो। क्लियर है? यहां पे आया ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ ठंडा ही होता है तो इसके आगे ठंडा लगाने की जरूरत नहीं है। बर्फ गर्म होता है क्या? वह सबसे सुंदरतम, यानी विशेषण की उत्तम अवस्था। और इंग्लिश में जब आप डिग्री पढ़ते हो तो ये सुपरलेटिव डिग्री यहां पर हो रही है, और सुपर यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट।
तो जब यहाँ पर बेस्ट की पोजीशन है तो आपको सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आएगा वे सुंदरतम कमीज है या वे सबसे सुंदर कमीज है। हमें शुद्ध पूछा है तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इंद्रियां यानी कि जिससे हम चीजें अनुभव कर पाते हैं, आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये सारी चीजें इंद्रियां होती हैं, यानी जिनके द्वारा हम नॉलेज लेते हैं। इंद्रिया रहित, इंद्रिय, इंद्रियातीत और इंद्रियगम। तो जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो आया है वो होगी इंद्रियातीत, और इसका अर्थ होता है इंद्रियों की पहुंच से परे जो चीज है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? आपके सामने 4 शब्द है, एलिजिबल, डिफेक्टो, डिमेरिज और फेस वैल्यू। आपको पता होगा कि डिफेक्टो 50 बार एग्जाम में आया हुआ होगा, रिपीटेड आ रहा है। एलिजिबल यानी कि पात्र या योग्य बोल सकते हो, डिफेक्टो यानी कि वास्तविकता, डिमेरिज का अर्थ शुल्क नहीं होता, और फेस वैल्यू बिल्कुल सही जवाब है, अंकित मूल्य होगा। ठीक है, और आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ है, ये आपके इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। रंग बदलना, सामने ने आना, डराना या घोषित पक्ष से हटना क्या होगा? आंखें बदलना, आंखें बदलना का क्या अर्थ है? देखो, रंग बदलना तो नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि खुद ही एक मुहावरा है। सामने ने आना, डराना या घोषित पक्ष से हटना, बताओ क्या होगा? यहां पर सही जवाब होगा घोषित पक्ष से हटना। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। धन्यवाद।